काम बन गया आपका। मतलब किसी भी तरह से मेडिसिन को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करना हो तो वो सीधे रास्ते से नहीं, वो चीटिंग करके, लिवर को चीट करके तभी जाता है। बिकॉज लिवर कैन नॉट अलाउ द ड्रग्स, बिकॉज ड्रग्स, मेडिसिन, ये सब चीज़ें पिछले 50-100 साल में ही आई हैं। जबकि हमारा लिवर की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो तो लाखों साल पहले की है, तब तो था नहीं ये सारी चीज़। तो लिवर, अब लिवर जब देखता है कि भाई ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं उसको रोक नहीं पा रहा हूँ बिकॉज कैपेसिटी कम है, तो लिवर भी अपनी कैपेसिटी इन गार्ड्स की तरफ बढ़ाएगा। उसके बाद क्या होगा? आपने अक्सर देखा होगा कि जो ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है की दवाइयाँ हैं, नींद की दवाइयाँ हैं, आप उसको खा रहे हैं लेकिन वो इफेक्टिवली काम नहीं कर रहा। आप तब वो बोलते हैं डॉक्टर साहब पहले तो नींद आती थी तो, लेकिन अब वो दवा लेने से नींद नहीं आती। डॉक्टर क्या करेगा? वो समझ जाएगा कि लिवर ने अपनी कैपेसिटी बढ़ा दी, तो डॉक्टर क्या करेगा? उस स्मगलर की तरह कैपेसिटी थोड़ी और बढ़ा देगा। ठीक है भाई, ज्यादा डोज ले लो। ब्लड शुगर के पेशेंट ऐसे तो होता है, टेक सम मोर मेडिसिन, राइट, थोड़ी और मेडिसिन ले लो। थोड़ी और मेडिसिन वो देने लगता है तो दोबारा से बोलता है अब आराम मिल गया, होता है ना ऐसे। तो वो एक चोर पुलिस का खेल चलता जा रहा है। लिवर भी अपना ताकत बढ़ाता जा रहा है और उधर से मेडिसिन भी बढ़ती जा रही है, राइट। लेकिन एक टाइम आएगा जब लिवर विल लूज द बैटल, राइट। तो तब लिवर जवाब दे देगा। या तो एक टाइम आएगा या फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब लिवर ये सोच लेगा कितनी भी ताकत आ जाए, उस लिवर ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना लिया, पहचान लिया इस चोर को, चाहे ये कैसे भी हो जाए मैं इसको रोक के रहूंगा। अब कितने भी क्वांटिटी में दवा दें, ब्लड शुगर की दवा दें, ब्लड प्रेशर की दवा दें या कोई भी और दवा दें, वो इफेक्टिवली काम करेगा ही नहीं। बिकॉज लिवर हैज अंडरस्टूड कि कैसे इनको रोकना है। वो लड़ाई, वो तभी तो वो 2.5 kg है ना, तो तभी वो उसको सेकंड ब्रेन बोलते हैं। इट लर्न दैट विद इन फ्यू मंथ्स, फ्यू ईयर्स। आप इमेजिन कीजिए, वो जो एक चोर है, वो चोर आता है और वो चोर जब भी आता है तो गेटकीपर उसको रोक देता है। तो चोर क्या करेगा कि मुझे चुराना तो है ही, तो एक तरीका उसके पास है कि भाई सामने के रास्ते से ना आके खिड़की से आएगा, वेंटिलेटर से आएगा, चोर रास्ता। अब देखते इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है, इंसुलिन खा क्यों नहीं लेते, ग्लास में पी क्यों नहीं लेते? व्हाई इट इज इन इंजेक्शन फॉर्म? क्योंकि अगर मुंह से लेंगे तो कौन आएगा? गेटकीपर आएगा, वो रोक देगा उसको। तो ग्लास अगर भर के पिएंगे तो थोड़ा सा बॉडी में जाएगा, दैट विल बी टू एक्सपेंसिव। तो वो जब भी इंजेक्शन, तो बहुत खतरनाक है किसी चीज का। इंजेक्शन का मतलब ये है कि वो डॉक्टर ये नहीं चाहते कि भाई ये लिवर को फेस भी करे, तो वो चोर रास्ते से दवाई को भेज दो। और लिवर ने उसको रोकने की कोशिश नहीं की, बिकॉज लिवर को पता ही नहीं कि वो कहीं और से आ रहा है। अब वो बॉडी में क्या एक्शन करेगा, कितना उसका साइड इफेक्ट होगा, क्या एडवर्स रिएक्शन होगा, राइट, एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ADR, राइट। सो वो फिर भगवान ही जानता, वो तो वक्त ही बताएगा, राइट। सो that is the mechanism why sometimes injection is given and when the drugs are not working, right? So यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि there is an inner mechanism in the body which helps us, which protects us, right? लेकिन हम उसको बाईपास करने के लिए मेडिसिन की ज्यादा डोज देते हैं, तो कुछ मेडिसिन लिवर रोक पाता है श्योरली, और बाकी मेडिसिन फिर बॉडी में फ्लो करता है, ब्लड में फ्लो करता है। ब्लड में फ्लो होकर कुछ भी बॉडी के किसी भी ऑर्गन में मेडिसिन को जाना तो इट विल गो थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको यहां बता दूं, कोई भी मेडिसिन, कोई भी दुनिया का केमिकल, मेडिसिन भी छोड़िए, कोई भी दुनिया का केमिकल जब ब्लड में फ्लो करता है, व्हेन इट फ्लोज इन द ब्लड, तो ये देखिए, दिस कॉल्ड इनर लेयर, दिस कॉल्ड इनर लेयर, इट्स कॉल्ड एंडोथेलियम। ब्लड वेसल का जो इनर लेयर है इसे बोलते हैं एंडोथेलियम लेयर। एंडोथेलियम लेयर क्या होता है? वो खुरदुरा होने लगता है, खुरदुरा, यू अंडरस्टैंड? वो इन्फ्लेम होने लगता है, इन्फ्लेमेशन, घाव होने लगता है। अब जब घाव होता है तो क्या होता है? वो चिपचिपा हो जाएगा। अच्छा, जब चिपचिपा हो जाएगा तो क्या होगा? अब इसी ब्लड में कोलेस्ट्रॉल फ्लो कर रहा है, फैट फ्लो कर रहा है, प्रोटीन फ्लो कर रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद इसमें न्यूट्रिशन फ्लो कर रहा है, मिनरल फ्लो कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो चिपचिपा है तो क्या होगा? वो सारे चिपकने लगेंगे। अच्छा, चिपकने से क्या होगा? व्हाट विल इट विल कन्वर्ट इनटू व्हाट? इट विल बिकम ब्लॉकेज। अब वो ब्लॉकेज को ले लें और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर डालेंगे, देखेंगे इसमें तो कोलेस्ट्रॉल है, तो बोलेंगे देखो कोलेस्ट्रॉल कॉजेज ब्लॉकेज। बट डू यू रियली थिंक कोलेस्ट्रॉल कॉजेज ब्लॉकेज? जरा सोचिए, घर में आप देखेंगे बाथरूम में पानी लीक कर रहा है, तो पानी लीक कर रहा है, आपने किसी को बुलाया, पानी लीक कर रहा है, बोलेगा ऊपर का पानी का सप्लाई बंद कर दो, क्योंकि पानी पानी है तो, राइट।
सो पानी लीक कर रहा है तो पानी की गलती नहीं है, कहीं पे लीक होगा तो उसको ठीक करो, राइट। सिमिलरली अगर ब्लॉकेज है तो वो कोलेस्ट्रॉल दिखेगा, उसमें कैल्शियम दिखेगा, उसमें और बहुत सारे फैट दिखेंगे। दैट डज नॉट मीन कि उनकी वजह से है, उसका मतलब सिर्फ इतना है कि वो इन्फ्लेमेशन को, घाव को दूर करना है, ना कि कोलेस्ट्रॉल इटसेल्फ को कम करना है। देखिए अगर मैं छोटी सी बात बोलूं, कोलेस्ट्रॉल, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल? एक अंडा लीजिए, अच्छा अंडे को एक पर्टिकुलर सर्कमस्टेंस में रखते हैं, कुछ दिनों तक इसको घुमाते हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर देते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर से एक चिड़िया निकल आती है। अंडे के अंदर चिड़िया निकल गई, ऐसा क्या उसके अंदर कि उसके अंदर एक लाइफ छुपा था, वो लाइफ में कन्वर्ट हो गया। अगर किसी लैब में देंगे तो लैब वाला बताएगा 68% ऑफ द एनर्जी इनसाइड दैट एग इज कोलेस्ट्रॉल, एंड रेस्ट जो है वो बाकी सारी चीजें, जितनी सारी न्यूट्रिएंट और होते हैं। नो कोलेस्ट्रॉल नो लाइफ, बल्कि कोलेस्ट्रॉल को एक्स कैटेगरी ड्रग में डाला हुआ है। एक्स कैटेगरी मतलब जो लोग प्रेग्नेंट होना चाहते हैं वो ये ना ले, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल कम करेंगे तो जीवन कम हो जाएगा। तो कोलेस्ट्रॉल एक बहुत अच्छी चीज़ है, इनफैक्ट उसके बिना जीवन शुरू नहीं हो सकती थी। हमारे बाल बढ़ते हैं, हमारे नाखून बढ़ते हैं, हमारे ब्लड चेंज होते हैं, हर 3-4 महीने में नए ब्लड आते हैं, स्किन चेंज होता है, उसकी सबकी आउटर लेयर किस चीज़ का बना हुआ है? कोलेस्ट्रॉल। तो उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, वो तो ज़्यादा ही होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे ये दिखाएंगे, देखो इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल है, इसको हटाओ। कोलेस्ट्रॉल कितना भी हटा लें, वो जब तक चिपचिपाहट रहेगी तब तक ब्लॉकेज रहेगा, राइट। तो अब चिपचिपाहट ना रहे उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अब देखिए हमारे आसपास की सड़क है जो गाड़ियों के लिए बनी है, गाड़ी मतलब कार जिसमें टायर होते हैं, अगर वहां पे टैंक कोई चलाए तो, टैंक जंग का टैंक, तो क्या होगा उस सड़क में? व्हाट विल हैपन? रोड टूट जाएगा, क्योंकि वो जो रोड बना था, वो रोड बनाते वक्त इस बात को नहीं ध्यान दिया गया था कि इस पे टैंक भी चले। टैंक के लिए वो सुटेबल रोड नहीं है, राइट। तो अच्छा, उस रोड को टूटने से बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिर्फ एक ही तरीका है कि टैंक को वहां चलने ना दिया जाए। कोई बोले टैंक भी चलेगा रोड भी ना टूटे, वो हो नहीं सकता, बिकॉज रोड जब बना था तो वो उसमें उसकी जो मजबूती है वो टैंक के हिसाब से नहीं थी। तो सिर्फ एक ही चीज आप कर सकते हैं कि टैंक चलाए ना, और चलाएगा तो वो टैंक कोई चलाएगा तो रोड तो टूटेगा ही टूटेगा। सिमिलरली हमारा जो ब्लड वेसल है, जो इनर सेल इंडोथेलियम लेयर है, इसकी बनावट ऐसी है कि कोई भी केमिकल जब इसमें फ्लो करेगा, कोई भी केमिकल फॉर दैट मैटर, तो वो खुरदरा होगा, चिपचिपाहट हो जाएगी, और वो चिपचिपाहट होगी तो उसको ब्लॉकेज बोलते हैं। वही वाला ब्लॉकेज अगर किडनी में होगा तो इट इज कॉल्ड किडनी फेलियर, वही ब्लॉकेज हार्ट में होगा तो इट इज कॉल्ड हार्ट फेलियर, वही ब्लॉकेज ब्रेन में होगा तो इट मे कॉज ब्रेन स्ट्रोक, वही ब्लॉकेज अगर पैनक्रियाज में होगा पैनक्रियाटिस। सो कई सारी चीजों में तो आप देखिए बीमारियां अलग अलग नाम के हैं, लेकिन एक्चुअली अलग अलग बीमारियां हैं नहीं, राइट। लेकिन अगर बचना चाहते हैं उनसे तो उससे एक ही चीज करनी पड़ेगी, वो चिपचिपाहट ना हो। और चिपचिपाहट ना हो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज करना पड़ेगा कि कोई ऐसी चीज सर्कुलेशन में भेजो ही नहीं जिसके लिए वो रोड बनी नहीं है, डिजाइन नहीं है। ये बात हमें समझनी पड़ेगी। कोई भी दवा ले लें, वो दवा अपने आप में अच्छी है कि बुरी है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वो जो सर्कुलेट जब होती है बॉडी में, तो वो बुखार के लिए आपने दवा ली फॉर एग्जाम्पल, बुखार को ठीक करेगी कि नहीं करेगी वो एक अलग मैकेनिज्म है, दैट आई टॉक लेटर ऑन अगर टाइम मिला तो। लेकिन सर्कुलेट तो करना पड़ेगा इसी ब्लड वेसल में। तो एक चीज हर दवा करती है, इट मेक्स योर ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड, राइट। और ब्लड वेसल इन्फ्लेम्ड होगा, आप देखेंगे मेडिकल डेटा अगर देखते हैं कि जितने भी हार्ट अटैक के पेशेंट्स होते हैं उनको अगर उनका देखा गया कि पिछले 3 महीने का उनका रिकॉर्ड देखा गया, तो अबाउट 75% ऑफ द हार्ट अटैक पेशेंट, उनके हार्ट अटैक होने के 3 महीने के अंदर उनको बुखार आया था जब उन्होंने दवा ली थी, और बुखार तो ठीक हो गया बट इट वॉज इन्फ्लेम्ड। इन्फ्लेमेशन से क्या हुआ? ब्लॉकेज, उससे क्या हुआ? हार्ट अटैक, राइट। तो हम एक बीमारी को ठीक कर रहे हैं बट दैट लीड टू अदर थिंग, और दोनों को आपस में हम कनेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं कि ये हार्ट अटैक जो हुआ इसके कारण बुखार है। हमारे पास डायबिटीज टाइप 1 के बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे, 3 साल का बच्चा, 4 साल का बच्चा। मैं अक्सर पूछता हूँ, हमेशा पूछता हूँ कि जब डायग्नोस हुआ उसके पिछले 3 महीने का रिकॉर्ड बताइए। 90% टाइम ये निकलता है कि 3 महीने का, जब मैं ध्यान से देखता हूँ, सुनता हूँ उनकी बात, कि बुखार हुआ था और उसके बाद बुखार से ठीक हो गया, फिर न जाने क्या हुआ, और देखा कि फिर शुगर चेक किया तो इतना बढ़ा हुआ आ रहा है, वेट बहुत लूज हो गया, बहुत सारे सिम्टम बताने लगे वो। तो एक बात याद रखिए कि
खासतौर पर फीवर की बात कर रहा हूँ अभी मैं, कि फीवर कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट ए डिजीज कि उसको ठीक करने की जरूरत है। उसमें सिर्फ इतना करना है हमें कि हमारे इनर इंस्टिंक्ट को समझना है, सुनना है। वो कैसे सुनना है? बिकॉज आइडिया तो ये ना कि फीवर अगर है तो बॉडी ने क्या किया, अलार्म स्विच ऑन कर दिया। बिकॉज हाई टेम्परेचर जब होता है, एट दैट टेम्परेचर हमारी इम्यूनिटी सबसे स्ट्रांग होती है, और हाई टेम्परेचर जब होता है तो किसी भी तरह का वायरस इनएक्टिव हो जाता है, उस वक्त काम नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। इट कैनॉट मल्टीप्लाई इन हाई टेम्परेचर। अब अगर टेम्परेचर लो कर दें तो क्या होगा? वायरस विल मल्टीप्लाई। अब क्या होगा? द ह्यूमन विल डाई। बोलेंगे ये तो डेंगू से मर गया, वो डेंगू से नहीं मरा। डेंगू किसी को नहीं मार सकती, लेकिन जब डेंगू आया वायरस तो वो तो एक ही वायरस था, और जब बॉडी ने टेम्परेचर बढ़ाया उसको फाइट करने के लिए, आपने टेम्परेचर को घटा दिया, यानी कि आपने बॉडी के टूल्स को, वेपन्स को, राइट, आपने रोक दिया। अब उसको मल्टीप्लाई करने का मौका मिल गया। जब वायरस मल्टीप्लाई होता है तो मल्टीप्लाई होने के लिए वो बॉडी के सामान को ही यूज करता है, राइट। यूं मानिए कि आपके घर में कोई घुस गया और आप ही का बंदूक लेके आप ही पे तान दिया, क्योंकि आपने मौका दे दिया उसको, राइट। द सेम थिंग हैपेंस हियर। सो द मोमेंट यू थिंक, अच्छा बीमार पड़े तो क्या करें? द मोमेंट यू थिंक आई विल टेक द मेडिसिन, प्रिपेयर, बी प्रिपेयर्ड कि उस मेडिसिन से आप एक नई बीमारी का जन्म देने वाले हैं, राइट। अब सवाल आता है, अब सवाल आता है कि तो फिर अगर ऐसी सब बातें हैं तो लोग कोई भी दवा खाते हैं, बीमारी पड़ते हैं तो जाते क्यों हैं? अब देखिए एक इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड एक्सपेक्टेशन, उम्मीद। उम्मीद होती है कि उम्मीद है कि हम ठीक हो जाएंगे। ह्यूमन ब्रेन जो है वो लॉजिक पे नहीं चल रहा, ह्यूमन ब्रेन है वो उम्मीद पे चलता है। उम्मीद अपने आप में एक साइंस है, एक्सपेक्टेशन इज अ साइंस। आई विल गेट ऑल राइट, राइट। आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले लोग मंदिर जाते थे, पूजा करते थे, ठीक हो जाते थे। उम्मीद, इट इज कॉल्ड, मेडिकल साइंस में इसको बोलते हैं प्लेसिबो, 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 राइट। ये अपने आप में साइंस है। आपको लगा कि मैं ठीक हो सकता हूं, वो जो लगना अपने आप में, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर वो लगा कैसे, किस चीज की वजह से लगा? कोई ताबीज पहन लिया तब लगा, या फिर कोई दवा खा ली तब लगा, या किसी मंदिर में गए तब लगा, किसी ने मन्नत मांगी तब लगा। तो उसका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है जो आपके हीलिंग में काम करता है। वो 100% काम नहीं करेगा, लेकिन उसका एक कंट्रीब्यूशन, एक पार्टली कंट्रीब्यूशन है, दैट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। थाईलैंड में कई तरह की मेडिकल पद्धति है। यहां तो फिर एलोपैथी है, सिर्फ एलोपैथी इज 99% और बाकी सारा 1%। इंडिया में, थाईलैंड में ऐसा नहीं है। वहां एक सिस्टम है एलोपैथिक सिस्टम, एक सिस्टम है एलोपैथिक प्लस चाइनीज, ड्यूल सिस्टम। तीसरा सिस्टम है सिर्फ चाइनीज सिस्टम। चौथा है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब बाप ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने अपने बेटे को बताया, कहीं लिखा पढ़ा नहीं है, एक जनरेशन चला आ रहा है। फिर एक सिस्टम है क्वैक। क्वैक मतलब आरएमपी टाइप, जो डॉक्टर नहीं है लेकिन कुछ भी दवा देके, जो जड़ी बूटी देके, कुछ भी देके उसको ठीक कर रहा है। WHO ने स्टडी किया इन 5 मेथड में से किससे लोग ज्यादा ठीक होते हैं, किसमें लोग ज्यादा सेटिस्फाइड हैं। और WHO ने ये दिया, उनका जो मेडिकल, उनका जो कंक्लूजन आया कि 5 की 5 पद्धतियां बिल्कुल अच्छी हैं। 5 से ही लोग उतने ही ठीक हो रहे हैं, एक जैसे ही ठीक हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आप कहीं जाएं, एक फेथ से जाते हैं। अगर आप मेरे पास आएंगे, देयर इज ए फेथ, बॉडी तब तक ठीक कर रही है, राइट, वो तो बॉडी कर ही रही है, और आपका फेथ मुझसे जुड़ा हुआ है। अल्टीमेटली आपको ठीक होना ही है। अब ठीक किसने किया? मैंने किया, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट इज वन फेथ। जहां भी आपका फेथ है वो फेथ काम करेगा। लेकिन फेथ अपनी जगह पे काम कर रहा है, लेकिन आप कुछ ऐसी चीजें खा रहे हैं जो बॉडी को हार्म कर रहा है, तो वो बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन एक नई बीमारी का जन्म भी साथ में हो गया। दैट्स व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर, राइट। सो यहां हम बात कर रहे थे एक्सपेक्टेशन की, प्लेसिबो की। मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं टू मेक यू अंडरस्टैंड एक्सपेक्टेशन क्या होता है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। आज का टॉपिक है टॉकिंग फूड। आप कॉफी लेने गए, आप कॉफी वेंडिंग मशीन देखा आपने? पहले एक आवाज आती, धुआं निकलता है। आर एबल टू रिलेट? होता ना ऐसे? वो जो ये देखा गया है कि ऐसे रेस्टोरेंट जहां पे कॉफी वेंडिंग मशीन बाहर लगी हुई है, जहां कस्टमर्स को देख पा रहा है, वो आवाज सुन पा रहा है, वो वाला कॉफी ज्यादा टेस्टी। लेकिन अगर वो मशीन अंदर कर दिया किचन में, सिर्फ सीधा कॉफी लेके आ गए, तो टेस्ट थोड़ा कम है आज का, राइट। तो यू आर ईटिंग बाय योर ईयर्स, अब कान से,
राइट। तो ये पूरी एक बहुत बड़ी स्टडी है, ये बहुत बड़े मेडिकल जर्नल में ये आया है। वी आर ईटिंग बाय आवर ईयर्स। हम अपने कान से हम खाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं इसको समझाने के लिए। पापड़ है मेरे पास, राइट। ये भी पापड़ है, सेम पापड़ है। ये थोड़ा लचीला है। कौन सा खाना चाहेंगे? कान से खा रहे हैं ऑलरेडी, दोनों की न्यूट्रिशन सेम है। जब इसको जीभ में लेंगे तो केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं जिससे टेस्ट आता है वो बिल्कुल सेम है, वो अलग नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। न्यूट्रिशन चेंज हुआ नहीं हुआ, केमिकल एक्शन जब इसको चबाएंगे चेंज हुआ नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ? अरे क्या टेस्ट है, मुंह में पानी आ गया। वी ईट बाय आवर ईयर्स, हम कान से खाते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। सो हमें अपने अंदर की जो इंस्टिंक्ट है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना है, हाउ इट इज वर्किंग, राइट। कि टेस्ट मतलब क्या है, जब आप चूज करते हैं ये अच्छा है बुरा है, तो उसके पीछे कोई साइंस की जरूरत नहीं है। आप कोई चूज कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्टेशन है, उम्मीद है, उस उम्मीद पे ही सारा कुछ हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बहुत बड़ा रिसर्च है, ये बहुत बड़े जर्नल में आया कि जो पोटैटो चिप्स बनाने की कंपनी, उनको पता चल गया कि साउंड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साउंड, राइट। तो उन्होंने अपने पैकेट को ऐसे बनाया कि पैकेट को जब फाड़ेंगे तो वो पेपर का साउंड आएगा। और ये देखा कि जिस पैकेट में वो वाले चिप्स डालें जिसमें फाड़ते ही पेपर का एक अजीब सा साउंड आएगा, तो वो वाला जो है वो ज्यादा टेस्टी लग रहा है। सो दैट इज व्हाट, कि उनका ध्यान चिप्स पे नहीं है मैन्युफैक्चरर का, कि उसका पैकेट की ऐसी आवाज आनी चाहिए कि एक आवाज। आप एक घर पे जाके एक्सपेरिमेंट करके देखिए आज, राइट। सो अपने बच्चों के साथ करके देखिए। मान लीजिए एक बेकार सा थैला ले लीजिए, उसमें एक अंगूर है, बच्चे को बोलिए ये खाएंगे, इसमें वही अंगूर है, ये खाओगे। अब देखिए उसका क्या इंस्टिंक्ट होता है, राइट। अब आपने बोला नहीं दोनों ही खाना पड़ेगा, एक यहां से एक यहां से, दोनों ले लिया उसने। अब इसको खोला उसने, एक आवाज आई, ब्रेन ने बताया। फिर जब ये खाएगा लगता है कि ये थोड़ा इंपोर्टेड है, दिखने में सेम है सेम ही। अब उससे पूछिए कि दोनों में से कौन सा ज्यादा टेस्टी है, राइट। तो आपको पता है कि उसका जवाब होगा ये ज्यादा टेस्टी है, थोड़ा महंगा लग रहा है ये। तो वो किससे खा रहा है? तो वो किससे खा रहा है? आंख से खा रहा है, कान से खा रहा है, वो छू रहा है, वो खा रहा है, और फाइनली वो खा रहा है। वो तो बहुत बाद में आया, उसने पहले निर्णय कर लिया कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, मुझे तो यही चाहिए, राइट। तो जब यहाँ से जाएंगे तो ऐसा ये आप लेके जाइए ताकि आप एक्सपेरिमेंट कर पाएं इसको, राइट। सब लोग एक और फिर बताइए भी मुझे व्हाट हैपेंस। सो जब आप सोचते हैं कि ये चीज़ टेस्टी है, ये चीज़ टेस्टी नहीं है, तो ये मत समझिए कि उसका टेस्ट है तभी वो टेस्टी है। दैट इटसेल्फ इज एन एक्सपीरियंस, जिसमें आपकी आंखों का, आपकी सोच का, आपकी कानों का, आपके बैकग्राउंड का, देयर आर मेनी थिंग विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग। अच्छा, एक एक्सपेरिमेंट कीजिए। आप कभी हॉस्पिटल जाते हैं मिलने के लिए किसी पेशेंट से? जब हॉस्पिटल जाएंगे ना तो उनको खाना दीजिए, भाई साहब आपके लिए खाना लाए लाल प्लेट में, खाएगा वो? सेम खाना इस पे डालिए, तो जब ये खाना लेगा यार थोड़ा भी खाएगा, यार मन नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं इसलिए खाने का मन नहीं कर रहा, राइट। जस्ट इमेजिन कीजिए हॉस्पिटल में लाल प्लेट। एक हॉस्पिटल में एक्सपेरिमेंट किया था अपने खाने के बजट को घटाने के लिए, कि पेशेंट को लाल प्लेट में खाना देने लगते थे। और ऑब्वियसली लाल प्लेट में हॉस्पिटल में पेशेंट बोलता है खाने का मन ही नहीं कर रहा, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप खाना जीभ से नहीं खा रहे हैं, राइट। क्या खाना चाहते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इस वक्त आंखों से खाना खा रहे हैं, राइट। सो जो हम जितनी हम समझते हैं, जो हमारी समझ है हमारे बारे में, उससे भी गहरी कई सारी बातें हैं। वो ये कि हमारे बॉडी के एक एक सेल्स, ईच वन ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी इटसेल्फ इज हैविंग इट्स ओन इंटेलिजेंस, राइट। एंड वो सारे इंटेलिजेंस जोड़ के दैट इज वी आर। और इसमें जब हम कोई केमिकल बॉडी में डालते हैं तो वी इंटरफेयर विद द टोटल इंटेलिजेंस, जो कि आपस में एक हार्मोनी में था, राइट। उस हार्मोनी को हम बिगाड़ते हैं। मान लीजिए यहाँ पे बहुत सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, तबला रखा है, ड्रम रखा है, वो सब रखे हैं और सब बजाते हैं इन हार्मनी, दैट्स कॉल्ड म्यूजिक। लेकिन अगर एक अपने मन से बजा रहा है, एक अपने मन से बजा रहा है, तो तब भी सब बजा रहे हैं, तब भी वही म्यूजिक सिस्टम है, तब भी वही लोग हैं, बट दैट विल कॉल्ड बी एज नॉइज। उसे क्या बोलेंगे? नॉइज बोलेंगे। सिमिलरली मान लो आपको ब्लड प्रेशर है, गोली जब ब्लड प्रेशर का लेते हैं तो वो इट इज लाइक कि वो गिटार वाले को बोल रहा है तू जोर से बजा, ये नहीं देख रहा कि वो क्या बजा, आपस की सिंक्रनी वो नहीं है।
क्योंकि जब भी कोई दवा लेते हैं तो वो किसी एक ऑर्गन पे काम करता है, ओवरऑल नहीं काम करता वो। और जब भी कभी कोई एक दवाई किसी भी ऑर्गन पे काम करेगी तो दैट विल क्रिएट अ नॉइज। वो ऑर्केस्ट्रा नहीं होगा, वो म्यूजिक नहीं होगा, उसको कहेंगे नॉइज। सो वो बैलेंस बिगड़ जाएगा, राइट। सो वी हैव टू सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड, बीमार तो है, चलो ठीक है, लेकिन बीमार रहने का ये मतलब नहीं कि बैलेंस बिगाड़ के और ज्यादा बीमार पड़ जाए, राइट। सो बीमार है, आई अंडरस्टैंड, उस वक्त हम थोड़ा डेस्परेट हो जाए, ठीक कैसे करें। फिर वो एक्सपेक्टेशन वाली बात, उम्मीद वाली बात, और जो उम्मीद है, अच्छा ये देखिए कि मैंने आपको एग्जांपल दिखाया कि दोनों एक टेस्ट के हैं, क्या कोई लॉजिक है उसमें? पापड़ जो कड़क से आवाज आएगी तो वो ज़्यादा टेस्टी, कोई लॉजिक है उसमें? उसमें कोई साइंस है? कोई साइंस नहीं है। उम्मीद, एक्चुअली ह्यूमन ब्रेन जो है वो साइंस पे चलता ही नहीं है। ह्यूमन ब्रेन जो है लॉजिक पे चलता ही नहीं है, वो चलता है एक्सपेक्टेशन पे, वो चलता है जैसे हम बोलेंगे नॉर्मल भाषा में भेड़ चाल। जो चीज़ बार बार होती जा रही, जो चीज़ हमारा दिमाग, आंखें, नाक, कान उसको देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वही उसका अल्टीमेट ट्रुथ है। उसी को वो ठीक मानता है, उसी को एक्सपेक्ट करता है कि यही होना चाहिए। उससे अलग कभी कुछ होगा तो बोलेगा ये खराब है। जब भी आप डिसाइड करते हैं ये ठीक है, ये खराब है, तो जो चीज़ एक्चुअली आपके लिए ठीक है उसे आप शायद मना ही कर दें। इट डिपेंड्स कि आपका पास्ट में जो एक्सपीरियंसेस हैं उसका कलेक्शन क्या है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। अभी हम जा रहे थे यहाँ पे चंडीगढ़ के रोड में एक ढाबा है ना, क्या नाम है उसका? हाँ, गुलशन है, आप जाते हैं लगता है। हाँ, गुलशन के बाद एक और ढाबा है, हाँ, सुखदेव ढाबा, राइट। हाँ, तो हमारे केंद्रीय विद्यालय के एलुमनाई मीट था, उसमें हम 4 दोस्त मिलकर गाड़ी में जा रहे थे कि रात के 1-2 बजे कि हम तो वो सुखदेव वाला ढाबा से खा के जाएंगे। भाई मैंने कहा कि हम तो चलो आपके साथ रहेंगे, खाना तो आप खाओ, हमारी गाड़ी में काफ़ी सारा खाना ऑलरेडी है। तो मैं सीन बता रहा हूँ, इमेजिन कीजिए वो बैठे हैं, चम्मच में वो खा रहे हैं, राइट, चम्मच हाथ में मुंह में डाल के खा रहे हैं। इज इट यूजुअल, नॉर्मल और एबनॉर्मल? अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? ढाबे में गए, चम्मच लिया, खा रहे हैं, दिमाग तो यही बोल रहे हैं ना आपको। अब जरा मैं इसको नए तरीके से पेश करता हूँ। जरा सोचिए, वो जो चम्मच से खा रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं चम्मच, वो ना जाने आपके मुंह में डालने से पहले हजारों लोगों ने उसको मुंह में डाला होगा, राइट, और उसमें थूका होगा। किसी को पता नहीं कौन सी बीमारी होगी, कोई कहां से आया होगा, वही चम्मच लेके मुंह में डाल दिया आपने। लेकिन आपके दिमाग में एक लॉजिक आ गया, अरे उसको अच्छे से धो दिया होगा, ठीक है, एक्सेप्टेड, आपकी लॉजिक को मैं एक्सेप्ट करता हूं। मैं बोलता हूं आप मेरा ब्रश ले लीजिए, अच्छी से धो लीजिए, फिर इसको मुंह में डाल के ब्रश कीजिए। वो तो इसी का है ना। चम्मच मुंह में डाल के आराम से खा रहे हैं, जो हजारों लोगों ने, न जाने ट्रक वाला, पता नहीं कौन सा ड्राइवर, जिसके सामने जाना पसंद नहीं करेंगे, कोई शराबी, कोई उसमें मुंह में डाल के खा रहा होगा, वही आपने लिए मुंह में डाल के, यार क्या स्वाद है। लेकिन अगर आपका दिमाग बोलता है नहीं, धो देने से सब कुछ ठीक हो जाता है, तो किसी का ब्रश लीजिए और उसको धो दीजिए अच्छी, जितना अच्छा धोना चाहे, फिर उसको मुंह में डालिए। वो तो फिर एक ही आदमी का है ना, राइट। हम कहीं भी जाते हैं, किसी रिश्तेदार घर जाते हैं, अपना एक ब्रश लेके जाते हैं ना, कि नहीं उनके पास ब्रश होगा, किसी एक का ले लूंगा मैं, करते धो लूंगा। होना तो ये चाहिए ना कि एक चम्मच भी जेब में लेके जाइए जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाए, राइट। अपना चम्मच जेब से निकाला, खाया पिया, उसको धोया, फिर जेब में रख दिया, उसके पीछे नाम भी लिखा ताकि किसी और अपने जो फैमिली मेंबर के नाम से वो चम्मच मिक्स ना हो जाए। बोलना मैं सिर्फ यही, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ चम्मच से खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, दैट्स नॉट द पॉइंट। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ, जो भी आप एक्शन करते हैं, दैट एक्शन इज नॉट अ साइंस। उसमें कोई लॉजिक नहीं है, उसमें कोई रीजनिंग नहीं है, वो बस है। और वो क्यों है? क्योंकि ऐसा चलता आया है। तो ऐसा चलता है, जो चीज चलती आती है उसको हम सोचते हैं कि ये ठीक ही है। कैसे हम डिसाइड करते हैं इज इट, ये ठीक है कि नहीं है? सिर्फ एक ही चीज हम देखते हैं, क्या ये चलता आया है ऑलरेडी। अगर दिमाग ने उसको कई बार ऑलरेडी देख चुका है हमारे एक्सपीरियंसेस में, तो ब्रेन बोलता है दिस इज ओके, फिर चाहे वो हमारा नुकसान भी क्यों ना कर रहा हो। बस ये छोटी सी बात आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बीमारी की बात करें, दुनिया में इस तरह के शहरों में जैसे फरीदाबाद है, दिल्ली है, न्यूयॉर्क है, होचिनमिन है, बैंकॉक है, जो बड़े बड़े शहर हैं, जो मेट्रो सिटी जिसे बोलते हैं, 30% ऑफ द डेथ, एवरी थर्ड डेथ इज बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज। आपको बताइए ये बात। पहला सबसे बड़ा कारण इस तरह के शहर में मरने का है वो हार्ट डिजीज, यू नो दैट। सेकेंड सबसे बड़ा कारण मरने का है वो है कैंसर। हर 10 में से 2 डेथ, 20% डेथ इज बिकॉज ऑफ कैंसर, ये भी आपको पता है। तीसरा सबसे बड़ा कारण है मरने का, दैट इज कॉल्ड एट्रोजेनेसिस। एट्रोजेनेसिस कॉजेज। अब सर एट्रोजेनेसिस कॉजेज क्या है? एट्रोजेनेसिस का हिंदी में मतलब है
डॉक्टर या मेडिसिन की वजह से डेथ. दैट इज अबाउट अकॉर्डिंग टू जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन 15% वर्ल्ड एवरेज. इंडिया का एवरेज क्या है वो पता नहीं, लेकिन वर्ल्ड एवरेज है मेट्रो सिटीज के 15%. यानी कि 100 लोग अगर गए इलाज कराने तो वो 15 लोग जिंदा रहते अगर वो जाते नहीं तो. लेकिन फिर भी जाते हैं. क्यों? क्योंकि जाते आए हैं. क्योंकि जाते आए हैं. ये तो आंकड़े दिखा रहे हैं, ये मेरे आंकड़े है नहीं, जर्नल ऑफ अमेरिकन मेडिकल. अच्छा, इसको और मैं रोबोस्ट करता हूं. सारी जो सिस्टम चलते हैं मेडिकल की दुनिया में, जो अच्छे महंगे सिस्टम, जो ज्यादा इफेक्टिव सिस्टम है, वो अमेरिका से आते हैं. एलोपैथिक सिस्टम. अमेरिका का हेल्थ आप देखें, अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा खर्च करता है हेल्थ पे, अपने सिटीजन पे. दैट यू ऑल नो. दैट हाईएस्ट अमाउंट ऑफ मनी एनी कंट्री स्पेंड्स ऑन देयर सिटीजन इज अमेरिका ऑन हेल्थ. लेकिन अमेरिका की सिटीजन्स की हेल्थ का इंडेक्स अगर हम देखें, अगर हम WHO के उसमें देखें, इट इज रॉक बॉटम. मतलब 70% ऑफ अमेरिकन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दे आर सिवियरली इल, सिवियरली ओबीज. राइट. इसको और थोड़ा इलैबोरेट करता हूं मैं कि 1962 में यूएस में ओबेसिटी था 13%, डायबिटीज था 2.5%, हाइपरटेंशन था जितना भी था. लेकिन हाइपरटेंशन अब देखें 30% इंक्रीज हो गया, डायबिटीज 6.9% हो गया, ओबेसिटी 34% हो गया. अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर एडवांसमेंट हो रहा है, ज़्यादा हॉस्पिटल्स आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी अच्छी हो रही है, तो बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं? वो तो घटनी चाहिए ना. पीपल शुड बी हेल्दी. तो ये है लॉजिक. लॉजिक से मैंने समझाया. लेकिन अब अगर आप बीमार पड़ेंगे तो क्या करेंगे? ब्रेन लॉजिक को बाईपास कर देगा उसी वक्त. ब्रेन बोला छोड़ो लॉजिक, कोई मतलब नहीं है, आप देखो पहले क्या हो रहा था, एंड ब्रेन विल फॉलो दैट. राइट. सो वो आपकी गलती नहीं है, हमारे बॉडी की बनावट. दैट इज हाउ द ब्रेन बिहेव्स. राइट. ब्रेन बिहेव्स व्हेनेवर सम एक्शन. जब भी आपको कोई एक्शन लेना है तो एक्शन लेते वक्त ब्रेन ये नहीं देखता कि लॉजिक क्या है, साइंस क्या है, किसमें हम ठीक हो सकते हैं, किसमें हमारी भलाई है. ब्रेन सिर्फ ये देखता है कि पहले क्या हो रहा है, पहले तो वो बताओ, पहले क्या करते थे आप ये बताओ, कल तक क्या करते थे. चांसेस ये हैं कि जो भी आप कल तक करते थे, जो भी आप देखते आए हैं, चांसेस ये हैं कि चाहे उससे नुकसान हो रहा हो या फायदा हो रहा हो, यू विल स्टिल डू दैट. राइट. दैट इज हाउ आवर ब्रेन इज प्रोग्राम्ड एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड. अच्छा, ऐसे में हम करें क्या? तो ये तो सारी सिचुएशन है. राइट. तो इस सिचुएशन को ध्यान रखते हुए व्हाट वी हैव टू डू. सो आज उस पर बात कर रहे हैं कि व्हाट वी हैव टू डू. यहाँ से जब घर जाएं तो इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करते हुए इसको हम प्रैक्टिकली अपने जीवन में, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हाउ वी कैन यूज इट. राइट. सो उस पर हम फोकस करेंगे. अभी तक मैंने समझाया कि चल क्या रहा है, हमारा दिमाग कैसे बना है, हमारी चॉइसेस कैसे बनी है, मेडिसिन कैसे काम करता है, लीवर क्या करता है. अब मैं बताने जा रहा हूँ कि हमें क्या करना है वंस यू गो बैक होम. वंस यू गो बैक होम फ्रॉम टुडे व्हाट यू हैव टू डू. ये 4 अक्टूबर को ये बुक लॉन्च हुई वियतनाम में. ये है दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी ऑन न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ. न्यूट्रिशन एंड ह्यूमन हेल्थ के बीच का जो कनेक्शन है, उस कनेक्शन पे दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी, दैट इज कॉल्ड चाइना स्टडी. हमारे एजुकेटर्स को पता है, डायबिटीज एजुकेटर हैं यहाँ पे कुछ? या थैंक यू. तो ये आपने हमारे कई सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में नाम सुना होगा, चाइना स्टडी, द बिगेस्ट एवर स्टडी ऑन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड द डिजीज कनेक्शन. राइट. तो और वो 2005 में बुक लॉन्च हुई चाइना स्टडी के नाम पे. चाइनीज हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ यूके एंड कॉर्नेल यूनिवर्सिटी ऑफ यूएस, इन तीनों ने मिलकर 20 साल तक स्टडी किया पूरे दुनिया की हेल्थ का और न्यूट्रिशन का जो संबंध है उसको समझने के लिए, और उसको एक नाम दिया चाइना स्टडी. और 2005 में बुक लॉन्च किया और उसका वियतनामीज एडिशन 2017 में 4 अक्टूबर को लॉन्च हुआ. राइट. वो ये है. सो ये लॉन्च होने से कुछ महीने पहले चाइना स्टडी के पब्लिशर ने मुझे मौका दिया, मुझे कांटेक्ट किया कि जब वियतनामीज भाषा में लॉन्च होगा तो इसमें जो फॉरवर्ड है वो आपको लिखना है. तो इसमें जो वियतनामीज भाषा में लॉन्च हुआ तो द फॉरवर्ड, राइट, आपको मेरा नाम नहीं दिखेगा दूर से, फॉरवर्ड, आई रोट द फॉरवर्ड फॉर द वियतनामीज लैंग्वेज. थैंक यू. और अभी हिंदी भाषा में शायद जुलाई अगस्त तक आ जाए, तो उसमें भी फॉरवर्ड मैंने लिख के दिया है चाइना स्टडी के पब्लिशर को. राइट. सो द बिगेस्ट, दुनिया की सबसे बड़ी स्टडी न्यूट्रिशन एंड डिजीज पे. तो मैं इस सब्जेक्ट पे पिछले 10 साल से ऑलरेडी काम कर रहा हूँ. राइट. ये इनके जो साइंटिस्ट है, टी. कोलिन कैम्पबेल, इनसे जुड़ा हुआ हूँ. सो यहाँ से मैं कुछ क्लू ले रहा हूँ कि यहाँ से घर जाके क्या करें. राइट. बहुत सारी चीज़ें जो हमारे एजुकेटर ऑलरेडी उनको पता ही है, लेकिन आज कुछ नई चीज़ें. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ. इमेजिन कीजिए कि आज एक नया मेडिसिन, एक नई मेडिसिन का लॉन्चिंग होता है. ये गैदरिंग है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है यहाँ पे, और आज अनाउंसमेंट होता है कि एक नया मेडिसिन आ गया. इमेजिन कीजिए थोड़ी देर के लिए. राइट. और उस मेडिसिन की खूबी बता रहा हूँ. मान लीजिए मैं मार्केटिंग एजेंट हूँ एक उस मेडिसिन कंपनी से, और मैं आता हूँ, भाई मैं आता हूँ यहाँ से
आप सबका स्वागत है कि आप यहाँ पे आए और आपको जान के खुशी होगी कि आज हम एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि को हासिल किया, क्योंकि आज हम एक नया मेडिसिन लॉन्च करने जा रहे हैं। उस मेडिसिन को लॉन्च करने से पहले मैं उसकी खूबियों से आपको मिलाता हूँ। उसकी क्वालिटी है कि 95% तक के कैंसर के रोग वो ठीक कर सकता है। उसकी दूसरी क्वालिटी है कि वो प्रिवेंट कर सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक को, और इवन हार्ट डिजीज को वो रिवर्स कर सकता है, यानी कि ठीक कर सकता है। अगर वो डायबिटीज को पूरी तरह ठीक कर सकता है। उस मेडिसिन का डब्बा आप यहाँ पे देख रहे हैं, उसका नाम है WFPB, शॉर्ट फॉर्म में वो मेडिसिन, राइट। अच्छा, तो आप पूछेंगे कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? इतनी सारी खूबियां हैं। हाँ, साइड इफेक्ट भी है, उसके बारे में बताता हूँ मैं आपको। यूं मानिए मैं आपको इन्फ्लुएंस कर रहा हूँ, मैं आपको बेचना चाहता हूँ मेडिसिन आपको, राइट। तो पहला साइड इफेक्ट है कि वो वेट अगर किसी का ज्यादा है तो कम हो जाएगा, कम है वेट, किसी का ऑलरेडी बहुत पतला है तो वो मोटा होने लगेगा, पहला साइड इफेक्ट। दूसरा साइड इफेक्ट है कि अगर वो मेडिसिन खाते हुए किसी को माइग्रेन पहले से था, एक्ने था, इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर था, जुकाम वगैरह लगता था, तो वो भी अपने आप ठीक हो जाएगा। उस मेडिसिन का एक और साइड इफेक्ट है कि एनर्जी लेवल पूरे दिन बहुत स्ट्रांग रहेगी। और एक और है कि अगर किसी को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम थी तो इस मेडिसिन का साइड इफेक्ट है कि वो भी ठीक हो जाएगा। तो ये तो रहे साइड इफेक्ट। अब आपको डिसाइड करना, मान लीजिए आप जेन्युइनली चाहते हैं कि ये मेडिसिन मैं लूं कि नहीं लूं, तो डिसाइड करते वक्त आप कुछ फैक्टर्स दिमाग में रखते हैं कि तभी जैसे आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इस हॉस्पिटल जाऊं कि उस हॉस्पिटल, इस डॉक्टर के पास जाऊं कि उस डॉक्टर के पास, तो दिमाग में कुछ फैक्टर्स आते हैं जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड करते हैं विच मेडिसिन, विच ट्रीटमेंट शुड आई टेक। तो वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं? आप मुझसे मान लीजिए पूछ रहे हैं, चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे ये खरीदना ही नहीं खरीद रहा हूं, उसके लिए कुछ फैक्टर्स हैं। क्राइटेरिया टू डिसाइड विच ट्रीटमेंट टू चूज। जब भी आप कोई ट्रीटमेंट चूज करते हैं, जब भी आप मेडिसिन चूज करते हैं या ये मेडिसिन भी चूज करेंगे, तो पहला 3 चीजों पे आप सवाल पूछेंगे। कितनी जल्दी ठीक कर सकता है ये? आपने बोला कैंसर ठीक कर देगा, लेकिन कितनी जल्दी? अगर बोलेंगे 20 साल में ठीक कर देगा, उससे पहले तो पेशेंट ही मर जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब भी कोई ट्रीटमेंट आप लेते हैं तो पहला होता है दिमाग कि हाउ क्विकली। नोबडी वुड लाइक टू स्टे सिक फॉर लॉन्ग पीरियड, कि कुछ भी हो जाए जल्दी से जल्दी, पहला। नंबर 2 सवाल होता है कितने सारे हेल्थ प्रॉब्लम को एक साथ वो एड्रेस कर सकता है। अभी क्या होता है, एक इंसान 20 गोलियां, 25 गोलियां, 30 गोलियां, 40 गोलियां, अनलिमिटेड गोलियां खाता रहता, लेकिन एक दवाई ऐसा कि कितनी सारी प्रॉब्लम को एक साथ ठीक कर सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम को एक साथ ठीक करेगा, उतना ज्यादा चांसेस है कि आप उसको खरीद लें। तीसरा बात, हाउ मच विल द हेल्थ इंप्रूव। एक तो है कि टेम्पररी रिलीफ मिलेगा या परमानेंटली वो क्योर होगा। तो ये 3 एक मेजर बातें हैं जिस पे आप डिसाइड करेंगे कि भाई वो मेडिसिन लेना है कि नहीं लेना है, राइट। तो सबसे पहले हाउ क्विकली इट वर्क्स, कितना जल्दी वो ठीक करेगा, इस पे बात करते हैं इन कंपैरिजन टू बाकी अवेलेबल दवाइयां, है ना। तो ये जब गाड़ी खरीदते हैं तो इसकी एवरेज कितनी है? 60। अब सोचते हैं कि बाकी की कितनी है, तभी तो ये डिसाइड करते हैं ज्यादा है कि कम है, तो बाकी का कंपैरिजन। तो मैं इसको एग्जांपल देके साइंटिफिकली एक करता हूं। 2006 में एक दवाई आई थी रेनोलाजीन, और ये दवाई थी, अभी भी है, एंजाइना, हार्ट, दिल के दर्द होगा तो डॉक्टर पास जाएंगे, ये अगर दवाई देंगे तो ये दवाई कोई 6 हफ्ते तक खाएगा तो फिर उसके हार्ट का जो पेन है, जो एंजाइना, वो कम हो जाएगा। और ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट टाइम, मतलब 1.5-2 महीने लगेंगे तब भी, और उसके बाद कम होगा। लेकिन साथ में साइड इफेक्ट भी इसके अपने हैं, हेडेक हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डिजीनेस, नॉसिया हो सकता है। उसके मुकाबले मेरी जो दवाई है, जो मैं भी लॉन्च करने वाला हूं, वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर ही वो एंजाइना को गायब कर देगा, पहली बात। दूसरी बात, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, राइट। तो क्लियरली, और साइड इफेक्ट है तो वो पॉजिटिव वाले हैं, तो क्लियरली इसमें तो मैं पास हो गया कि ये ज्यादा इफेक्टिव है, ज्यादा क्विक है, राइट। अब आता है कितने सारे हेल्थ की बीमारियों को एक साथ ही एड्रेस कर सकता है। कैंसर को 9 महीने में ठीक कर देगा, हार्ट डिजीज को 1 से 3 महीने में, ओबेसिटी को 1 महीने में, ब्लड प्रेशर 7 दिन में कंट्रोल कर देगा, ब्लड शुगर को 3 दिन में कंट्रोल कर देगा, राइट।